Hello guys, welcome back my YouTube channel. In previous lecture we have discussed about insulin. हमने उसमें इंसुलिन के बारे में पढ़ा था, बट इंसुलिन के बारे में हम उतना नहीं पढ़ पाए. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्किंसन डिजीज. तो हम इसमें मेनली पार्किंसन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो वीडियो होगी ये वीडियो हमारे डिप्लोमा के लिए और बी फार्म के सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हम इसमें पार्किंसन डिजीज का इंट्रोडक्शन और इसमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद पार्किंसन डिजीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पार्किंसन डिजीज? पार्किंसन डिजीज हमारी क्या होती है? एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती है. ठीक है. सबसे पहले तो एक क्रोनिक, लंबे समय तक चलने वाली डिजीज होती है, जो क्या है? न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है. मतलब ये हमारे ब्रेन से कि जो न्यूरॉन्स हैं उनसे रिलेटेड डिजीज है. इसमें क्या हो जाता है? हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिजेनरेशन होने लग जाता है. ठीक है. तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? ये क्या है? क्रोनिक है, और जो क्या होता है? न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती है. बहुत लंबे समय तक चलती है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती है. मेनली इसमें क्या होता है? हमारे जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो इसमें होता क्या है? मेनली जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसका लेवल कम हो जाता है. ठीक है. और इसके क्या होते हैं? 3 मेन क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. अगर कोई पार्किंसन का पेशेंट है तो उसमें 3 हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट होता है, उसमें ट्रिमर्स दिखेंगे हमें. ट्रिमर्स मीन्स कि उसमें क्या होंगे? उसकी हाथ और हेड सेकिंग करेंगे, उसका हाथ पैर सेकिंग करेंगे, थोड़ा सा जर्किंग मूवमेंट होगा, सेकिंग करेंगे. और उसमें क्या होगा? हाइपोकाइनेसिया वाले सिम्टम्स नजर आएंगे. मीन्स उसका जो मूवमेंट है, उसका जो चलने का मूवमेंट है, वो क्या होगा? वेरी स्लो हो जाएगा. मसल उसका मतलब कि उसके मसल्स का मूवमेंट बहुत स्लो है. अगर वो कहीं जाना चाहता है तो बहुत स्लो, उसका कोऑर्डिनेट नहीं बैठ पाएगा उसके मसल्स का, उसके मूवमेंट का. और तीसरा क्या होता है? रिजिडिटी. और तीसरा क्या होगा? उसमें क्या होगा? रिजिडिटी आने लग जाएगी, उसके मसल्स में रिजिडिटी होगी. मतलब कि हार्डनेस, उसकी मसल्स क्या हो जाएगी? रिजिडिटी, कठोर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी. ठीक है. तो मेन क्या होती है? क्लिनिकल 3 क्लिनिकल फीचर्स हैं आपके किसके? पार्किंसन डिजीज के. तो उससे हमें इन 3 मेन क्लिनिकल फीचर से हमें पता चल जाएगा कि पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में क्या होगा? ट्रेमर्स होंगे, ऑब्वियस है ट्रेमर्स होंगे, और हाइपोकाइनेसिया और रिजिडिटी. ये तीनों चीज क्या होंगे? ये देखने को मिलेंगी पेशेंट के उसमें. आखिर इसमें ऐसा क्या होता है? इसमें यही होता है कि जो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उसका लेवल डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा क्या हो जाता है? हमारा ये रिजिडिटी और ट्रिमर्स और हाइपोकाइनेसिया वाली सिचुएशन आ जाती है. इसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है एसिटाइलकोलिन का लेवल. मतलब कि इसमें क्या होता है? हमारा डिक्रीज हो जाता है किसका लेवल? डोपामिन का लेवल. जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा अगर डोपामिन का लेवल कम होगा तो ऑब्वियस है हमारा एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है. ठीक है. और ये होता क्या है? एक्चुअली हमारा ब्रेन के बहुत सारे एरियाज होते हैं. तो ये पार्किंसन डिजीज मेनली हमारा बेसल गैंग्लिया और सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है, इन दोनों एरिया को क्या करता है? इफेक्ट करता है. क्योंकि हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वहाँ पे क्या होता है? 2 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. एक होता है हमारा कौन सा? डोपामिनर्जिक जो डोपामिनर्जिक होता है. दूसरा होता है हमारा कौन सा? कोलिनर्जिक. डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से निकलता है डोपामिन, और हमारा कोलिनर्जिक से निकलता है एसिटाइलकोलिन. तो डोपामिन क्या करता है? बेसल गैंग्लिया में एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जबकि हमारा जो एसिटाइलकोलिन है वो एक्साइटेटरी की तरह काम करता है. अगर मान लो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, और वो क्या है? वो क्या करता है? उसके बाद वो हमारे उसमें क्या करेगा? हमारी बॉडी में सबसे पहले रिजिडिटी कॉज करेगा, एक्सेस मसल स्टोन कर देगा, ठीक है, ट्रिमर्स कर देगा. तो इसमें क्या होता है? डोपामिन का लेवल कम हो जाता है. तो इसमें मेनली होता क्या है? हमारा जो इनबैलेंस बिटवीन होता है न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? डोपामिन और एसिटाइलकोलिन. तो हमारे ब्रेन में क्या होता है कि डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? पार्किंसन डिजीज वालों में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जबकि एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो पार्किंसन डिजीज में ब्रेन का कौन सा एरिया जो इफेक्टेड होता है? क्या होता है इसमें? ब्रेन का हमारा कौन सा एरिया वाला इफेक्ट होता है? हमारे बेसल गैंग्लिया और सबस्टेंशिया नाइग्रा. क्या होता है? ये वाला एरिया क्या होता है? हमारा इफेक्टेड होता है. मीन्स यहाँ पे क्या होता है? डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. मान लो ये हमारा क्या है? जस्ट इमेजिन है जैसे ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन का मान लो हमारा बेसल गैंग्लिया वाला एरिया है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होंगे? हमारे 2 न्यूरो क्या होंगे? 2 हमारे क्या होंगे? न्यूरॉन पाए जाते हैं.
ठीक है, मतलब दो टाइप के हमारे क्या होंगे, दो न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, एक डोपामिनर्जिक एक कोलिनर्जिक। अब डोपामिन से क्या निकलेगा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से निकलेगा डोपामिन, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन से निकलेगा एसिटाइलकोलिन। तो क्या होता है बेसल गैंग्लिया वाले एरिया में, क्या होता है, दोनों हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रहे क्या, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन। तो इसमें क्या होता है, जो डोपामिन का लेवल हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, हमारा जो डोपामिन है वो एज ए इनिबिटरी क्या करता है, इनिबिटरी एक्ट करता है, इनिबिटरी एक्शन देता है। जबकि एसिटाइलकोलिन वहाँ पे कौन सा एक्शन देता है, एक्साइटेटरी एक्शन देता है। ठीक है, तो अगर इनिबिटरी वाला ही अगर क्या हो गया, उसकी उसकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है, तो एक्साइटेटरी अपने आप ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे ट्रीमर हो गया, हाइपोकाइनेसिया हो गया, रिजिडिटी होगी। ठीक है, तो वो सब हमें क्या होंगे, वो सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, फार्माकोलॉजिकली मैनेजमेंट देखा जाए तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसी ड्रग यूज करते हैं जो क्या करता है, या तो क्या करेगा, डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगा, उसके प्रोडक्शन को हेल्प करेगा उसका, या तो वो क्या करेगा, ऐसी ड्रग देंगे जो क्या करेगा, जो आपके एसिटाइलकोलिन का लेवल जो बढ़ गया है उसको कम करेगा। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में मान लो आपका डोपामिन डोपामिन आपका कितना है, 50% है, और एसिटाइलकोलिन आपका क्या है, 50% है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है, एक पेशेंट नहीं, एक नॉर्मल इंसान है। हमारे ब्रेन में, आपके ब्रेन में बेसल गैंग्लिया में क्या होगा, डोपामिन का जो लेवल है 50% है, इसका 50% है, नॉर्मल है। ठीक है, अब मान लो कि पार्किंसन वाला पेशेंट आया, तो उसके इसमें क्या होगा, ये डोपामिन का लेवल 50 से कितना हो गया होगा, 40%, और एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, 50% हो गया। मतलब डोपामिन का लेवल कम है और एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या है, बड़ा हुआ है। तो फार्माकोलॉजिकली अगर मैं देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, ऐसी ड्रग दूंगा जो क्या करेगी, डोपामिन का लेवल को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फार्माकोलॉजिकली अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हम क्या करते हैं, दो टाइप के ड्रग्स ही तो देते हैं। एक ड्रग ऐसी देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ाती है, और दूसरी ड्रग हम ऐसा देते हैं जो क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करेगी। अब इसको भी अगर ये 40 कर दूं तो ये दोनों बैलेंस हो गए, तो पेशेंट आपका नॉर्मल हो गया, पार्किंसन डिजीज वाला नहीं रहा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, दोनों का लेवल मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मान लो 50% है, 40% है, पहले मैंने ये वाली ड्रग दी डोपामिन, जो डोपामिन का लेवल बढ़ाया, अब इससे लेवल बढ़ गया तो ठीक है। अगर इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो मैं एसिटाइलकोलिन वाली ड्रग दूंगा जो इसके लेवल को 50, ये भी 40 करे, ये भी 40 करे, एसिटाइलकोलिन का लेवल। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारी दो टाइप के ड्रग्स आती है, एक डोपामिनर्जी वाली ड्रग्स आएंगे, एक एसिटाइलकोलिन वाली, कोलिनर्जी वाली ड्रग और डोपामिन वाली ड्रग। तो फार्माकोलॉजी में हम दो टाइप की ड्रग मेनली इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एक्चुअल हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया वाले एरिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो रहा है और एसिटाइलकोलिन का एक्सेस हो रहा है। वो चीज क्या हो रही है उसके ब्रेन के बेसल गैंग्लिया वाले एरिया में, उसके न्यूरॉन्स में, जो न्यूरॉन्स है उसका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, आखिर हो क्यों रहा है, कैसा ऐसा क्या हो रहा है, तो हम उसके पैथो पढ़ते हैं जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो रहा है। तो एक बार पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम कॉजेज, और उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद डायग्नोसिस में आएंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अब इसमें हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम पार्किंसन डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है, तो हम पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि होता क्या है एक्चुअली में। देखो मान लो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन, और ब्रेन के अंदर हमारा ये कौन सा वाला पोर्शन है, आपका ये पोर्शन है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, मैंने पहले भी बताया बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं आपके न्यूरॉन पाए जाते हैं, एक होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, एक होता है आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है, और आपका जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो दोनों रिलीज हो रहे हैं। और आपका बेसल गैंग्लिया आपका ब्रेन का वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, आयरन सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या होता है, पाया जाता है। अबंडेंट अमाउंट में हमारा क्या होता है, आयरन होता है यहाँ पे बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, तो नॉर्मल हमारे ब्रेन में, तुम लोगों के ब्रेन में, सबके ब्रेन में क्या हो रहा होगा, हमारे ब्रेन में क्या हो रहा होगा कि नॉर्मल क्या चल रहा है, देखो डोपामिन भी अच्छे से रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन भी अच्छे से रिलीज हो रहा है, ये नॉर्मली इस बॉडी में हो रहा है।
ठीक है। इसमें आयरन का क्या रोल होता है, देखो नॉर्मली क्या हो रहा होगा, जिस आयरन है अबंडेंट मात्रा में हमारे बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है, तो क्या होता है ये आयरन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो डोपामिन है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलते हैं, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसे बोलते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये ROS क्या होते हैं, निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन है आपके बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। तो आयरन की प्रेजेंस में क्या होता है, डोपामिन जो यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका ऑक्सीडेशन होता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, हमारा ROS बनते हैं, क्या बनते हैं, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मली हमारे यहाँ पे, जो आपको ये कार्टून जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है आपका ग्लूटाथायोन, क्या है, ग्लूटाथायोन। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटाथायोन एंजाइम भी पाया जाता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन मेनली हमारा जो आपका ROS बना है ना, इसको मेनली क्या करता है, इसको रिमूव आउट करता है, ठीक है। ये एक क्या है, ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या करेगा, जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रहे हैं डोपामिन का ऑक्सीडेशन होने के बाद, तो क्या करता है, इनको रिमूव आउट करता है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे ब्रेन में सब चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन पार्किंसन वाले पेशेंट में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, मैंने बोला ना एज से रिलेटेड डिजीज है, जो ओल्ड एज में ज्यादा होता है, तो क्या होता है नॉर्मली जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, ग्लूटाथायोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगर मान लो ये एंजाइम ही, इस एंजाइम का लेवल कम हो गया, मान लो एंजाइम बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ROS की मात्रा बढ़ गई, इनका अमाउंट बढ़ गया, ROS बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनको कम करने वाला ग्लूटाथायोन क्या हो गया, इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट क्या हो गया, ये कम होते रहा, कम होते रहा, तो ROS बन गया ज्यादा। तो ROS क्या करता है, ये ROS क्या करता है, डोपामिन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब डोपामिन को जैसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो आपका क्या होता है, बेसल गैंग्लिया में डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा। अब डोपामिन का लेवल जैसे ही कम होगा तो इसका लेवल तो बढ़ा है ना, ये एक्साइटेटरी वर्क कर रहा है एक तो, ठीक है। तो इसका लेवल बढ़ा है तो ये क्या करता है, फिर ये एक्सेस अमाउंट में क्या करता है, मसल टोन, ठीक है, उनको इंक्रीज करता है, रिजिडिटी कर देगा, ठीक है, स्लो मूवमेंट कर देगा, ट्रेमर्स करेगा, ट्रेमर्स कॉज करेगा। तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है, तो इनबैलेंस हो रहा है ना। अगर कोई भी चीज इनबैलेंस हो जाएगी तो दिक्कत करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर इसका तो अब डोपामिन का लेवल कम होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पार्किंसन डिजीज कॉज होगी। तो मेनली इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। हमने क्या पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी में, कि आपके ब्रेन है, मान लो ब्रेन, ब्रेन में आपका क्या बेसल गैंग्लिया है। बेसल गैंग्लिया में दो टाइप के क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आयरन भी पाया जाता है, अबंडेंट अमाउंट में आयरन पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि हमारा जब आयरन की प्रेजेंस में डोपामिन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से ROS निकलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। ये बेसल गैंग्लिया में बने, तो ये क्या करते हैं, तो ये डोपामिन को डिस्ट्रॉय, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो लेकिन हमारे पास उस टाइम पे क्या होता है, ग्लूटाथायोन होता है, जो क्या करता है, ROS को रिमूव कर देता है। बट एज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है आपका, कि ग्लूटाथायोन जो एंजाइम होता है, मान लो ये हमारे क्या ब्यूटीफुल एंजाइम है, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लूटाथायोन का लेवल कम होगा, ROS बनेंगे, ROS और ज्यादा बढ़ेंगे, तो ROS क्या करता है, डोपामिन के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से डोपामिन का पूरा लेवल कम हो जाएगा, तो आपका एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिससे आपको 3 क्लिनिकल फीचर्स दिखने को मिलेंगे जो स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया। तो ये क्या है, जिसकी वजह से आपको पार्किंसन डिजीज कॉज हो सकती है, ठीक है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसके कॉजेज क्या हैं, ठीक है, किसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो सकती है। जैसे ब्रेन इंजरी होगी, उससे भी आपके क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर में क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। एज हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, जैसे ड्रग्स होगी हमारी, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज होगी जिसकी वजह से हो सकता है, तो वो कॉजेज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिम्टम्स कि इसमें और क्या कैसे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें हम इसके कॉजेज देखते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं आपके पार्किंसन डिजीज के। जैसे एज, मैंने पहले ही बताया कि एज के साथ साथ जैसे हमारा एज बढ़ता है, एज के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो ग्लूटाथायोन है, ठीक है, उसका लेवल क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक कॉज आपका एज हो गया। और दूसरा, अगर किसी की ब्रेन में क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। अगर इंजरी हो रही है तो ऑब्वियस है
इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लक्चुएशन हो जाता है, ब्रेन के एरिया में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। तीसरा क्या हो गया, स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे कम से कम 1000 ऐसे केमिकल निकलते हैं जो क्या करते हैं, आपके बहुत सी डिजीज का कॉज होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के साथ डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे कितने न्यूरॉन्स को तो वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनमें से एक डोपामिन है, जिसको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस भी क्या करता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही क्या हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेस होगा तो डिप्रेशन होगा, ऑब्वियस है। उसके उसमें क्या होंगे, स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इंसान डिप्रेशन में चले जाएगा, ठीक है। डोपामिन का लेवल कम होगा तो पार्किंसन डिजीज की तरफ जाएगा। तो एक कॉजेज ये भी हो गया। और फैमिली हिस्ट्री, मान लो फैमिली हिस्ट्री में मान लो जेनेटिकली क्या है, किसी के उसमें ग्लूटाथाइन एंटीऑक्सीडेंट कम बन रहा हो, या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी हो, तो वो हमारे जेनेटिक में आ गया, जिससे पार्किंसन डिजीज हो सकती है। और डिफरेंट टाइप की ड्रग्स, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स जैसे क्लोजापिन होगी, ओलांजापिन होगी, ये ड्रग जो ड्रग है, ये भी क्या करती है, पार्किंसन डिजीज कॉज करती है, मीन्स डोपामिन के लेवल को इनहिबिट करती है। तो ये हमारे कहते हैं डिफरेंट टाइप के कॉजेज है, जो क्या करता है, हमारे जो कॉजेज होते हैं पार्किंसन डिजीज के, ठीक है। तो कॉजेज देखने के बाद हम पढ़ते हैं उसके सिम्टम्स। अब पार्किंसन डिजीज अगर किसी को है तो उसके उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को नजर मिलेंगे, मतलब जैसे आपके स्लो मूवमेंट, मैंने पहले ही बताया था, हाइपोकाइनेजिया, उसमें क्या हो जाता है, स्लो मूवमेंट होने लग जाता है। दूसरा मसल रिजिडिटी, मैंने बताया था रिजिडिटी हो जाती है। तो किसकी रिजिडिटी हो रही, मसल्स की, मसल्स आपकी हार्ड हो जाएंगी, मसल रिजिडिटी हो जाएगी। ट्रेमर्स, मैंने बताया था, ट्रेमर्स में क्या होंगे, आपके हाथ जैसे शेकिंग करने लग जाएंगे, हेड शेकिंग करने लग जाएगा, पैर शेकिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। और स्पीच मूवमेंट आपका चेंज होने लग जाएगा, अगर बोलने की कोशिश भी करेगा तो बोल अच्छे से नहीं पाएगा, अगर कुछ बोल रहा है तो बहुत लेट में बोलेगा, ठीक है, बोलेगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगी उसकी मूवमेंट। इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, ठीक है। और उसका जो सिम्टम्स है, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन ऑब्वियस है, आपका डोपामिन हैप्पी हार्मोन्स होता है, अगर डोपामिन का लेवल ही कम हो गया तो आप इंसान वैसे ही डिप्रेशन में चले जाता है, तो हैप्पी हार्मोन्स की कमी होगी ना, ठीक है। और एंजाइटी, एंजाइटी फील होगी उससे, ठीक है, ऑब्वियस है, एंजाइटी फील होगी, डिप्रेशन है। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलते हैं। मेन सिम्टम्स हैं, बाकी और भी सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो मेन जो सिम्टम्स है वो ये हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। तो इसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस में। अब डायग्नोसिस में होता है क्या, इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप, पेशेंट डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिन करेगा। अब फिजिकल एग्जामिन में पता है आपको जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या करेगा, मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा उससे, ठीक है। देन क्या करेगा, उसका सिटी स्कैन करेगा, एमआरआई करेगा, एक्सरे करेगा, ठीक है। और ईईजी, ईईजी आपके ब्रेन के लिए होता है, ईसीजी आपके किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। और एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी चेक करेंगे, ठीक है। एक्सरे से हम क्या पता चल जाएगा, ब्रेन के कौन से ब्रेन के पार्ट के बारे में पता चल जाएगा कि किस एरिया में कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के जो आपके स्टाइल, जैसे मान लो ये आपका बेसल गैंग्लिया है, ठीक है, इस एरिया में आपको डिफेक्ट नजर आएंगे, ठीक है, उसका साइज बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। मेनली क्या होता है, एक्सरे में हमारे साइज बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें तो साइज के बारे में पता चलेगा। सिटी स्कैन करेंगे, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन भी हम मेनली सिटी स्कैन हर चीज़ का होता है, जैसे ब्रेन का सिटी स्कैन, अदर पार्ट का सिटी स्कैन, तो इसमें भी सिटी स्कैन करेंगे। और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है उनका लेवल चेक करेंगे, जैसे ग्लूटाथाइन का लेवल चेक करेंगे। मैंने बोला ना कि उसमें क्या होता है कि ग्लूटाथाइन का लेवल कम हो जाता है, तो ग्लूटाथाइन का लेवल चेक करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट चेक करेंगे, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, आरओएस, उनका लेवल भी चेक करते हैं, ठीक है। तो मेनली हम इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, ठीक है, इतना इनफ है, और डिटेल में बाद में बताएंगे।